हेलो स्टूडेंट्स, क्रैक ग्रेड बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस्टर प्रतीक कुमार, जिन्होंने आरबीआई 2021 आरबीआई ग्रेड बी 2021 एग्जाम क्रैक किया है। तो सबसे पहले प्रतीक कुमार, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने आरबीआई ग्रेड बी 2021 एग्जाम में सफलता प्राप्त की है। जो एक बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो सपना देखते हैं आरबीआई में काम करने का। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और आज हम जानना चाहेंगे, और जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जो क्रैक ग्रेड बी प्लेटफॉर्म का परिवार है, वो जानना चाहता है कि आपने कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था। तो आप फेज 1 से लेकर फेज 2 इंटरव्यू, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा कि जो अगले नेक्स्ट जो एग्जाम होगा आरबीआई ग्रेड बी का, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर उनकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे पूछेंगे कि जो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। तो वन बाय वन वो पूछेंगे। आप स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कि आपने, आपका मतलब बैकग्राउंड क्या है। तो प्रतीक कुमार। ओके सर। सर मैंने 2016 में इंजीनियरिंग पास आउट किया हूँ, जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फ्रॉम आईएम धनबाद। उसके बाद मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा था विद मैथमेटिक्स ऑप्शनल, और ये मेरा आरबीआई में दूसरा अटेम्प्ट है। और पहले बार में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, और इस बार भी इंटरव्यू तक पहुंचा, और इस बार फाइनली मतलब हो गया। तो यूपीएससी आपने कितनी बार दिया है यूपीएससी? सर मैंने 4 अटेम्प्ट दिया यूपीएससी। ओके, यूपीएससी में कहाँ तक पहुंचे थे आप, किस स्टेज तक? मेन तक ही पहुंचा हूँ मैं, इंटरव्यू तो तक तो नहीं पहुंचा। एक सबसे बड़ा मिथ रहता है, जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड एग्जाम, उनका सबसे बड़ा मिथ ये रहता है कि जो यूपीएससी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वही इस एग्जाम में ज्यादा मतलब क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आपका क्या विचार है इस पे कि आपको कोई हेल्प मिली थी कि यूपीएससी प्रिपरेशन की इस एग्जाम के लिए? पहले अटेम्प्ट में तो ऐसा नहीं था, लेकिन दूसरी बार जब सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है तो हाँ, थोड़ा बेनिफिट आप बोल सकते हो कि यूपीएससी वालों को मिला है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लिखने की आदत है। तो हम्म। और लेकिन अभी जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, जितने लोग से मैं इंटरेक्ट किया हूँ, तो ऐसा नहीं, बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं। तो मतलब ऐसा ऐसा कहना मतलब थोड़ा गलत होगा कि बस यूपीएससी वालों के लिए एडवांटेज है। सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ है, मैनेजमेंट के लिए भी है, फाइनेंस के लिए भी है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है। लास्ट टाइम जब आपने दिया था तो उसमें कहाँ मिस कर गए थे आप, किस सेक्शन में? मेरे इंटरव्यू में नंबर कम थे, और फाइनेंस मैनेजमेंट में नंबर कम थे, और इंग्लिश में भी नंबर कम थे। तो ओवरऑल मैंने 4.5 नंबर से मिस किया था, तो 3 जगह मेरी गलती थी, तो वहां छूटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने जैसे हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे आप मोटिवेट हुए ज्वाइन करने के लिए, या आपको किस चैनल के माध्यम से हमारे बारे में पता चला और आप हम हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े थे? लास्ट टाइम मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, मॉक इंटरव्यू एक्चुअली दे रहा था, तो एक फ्रेंड से मुलाकात हुई। उसके बाद उसने मुझे बताया था कि मैं क्रैक ग्रेड बी की स्टूडेंट हूँ, और जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ फाइनली आरबीआई में, तो मैंने सोचा कुछ बदलाव करना होगा। और फिर मैंने क्रैक ग्रेड बी को देखा, मतलब उनका जो भी कंटेंट था वो सब देखा मैंने, जो फ्री कंटेंट था मेरे को लगा कि अच्छा है और काफी क्रिस्प कंटेंट है। तो फाइनली मैं क्रैक ग्रेड बी को ज्वाइन किया, और काफी अफोर्डेबल प्राइस था, तो मेरे को लगा कि दूसरे अटेम्प्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आप अभी वन बाय वन करके, जैसे अपने फेज 1 का कैसे प्रिपरेशन किया था, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीए, कितने मंथ्स का जीए करनी चाहिए, आपने क्या सोर्सेज फॉलो किए थे, तो वो आप शेयर कर दीजिए आपकी जर्नी, आपने कैसे प्रिपेयर किया। देखो, पहले तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में मतलब जनरली पहले अटेम्प्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दूसरे अटेम्प्ट में पेपर थोड़ा टफ आया था। तो मेरा बस एक एडवाइस होगा, पेपर टफ आए तो गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, मतलब एक बार पूरा पेपर जरूर देखें। तुम्हें 15 क्वेश्चन हर सेक्शन में मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही बनाने लायक होंगे, और बिल्कुल ही मतलब इजी क्वेश्चन होंगे। तो और जनरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, तो मैं क्वांट रीजनिंग में ज्यादा मेहनत करता नहीं हूँ, जो कि गलती है मेरे ख्याल से, करके जाना चाहिए। तो पेपर टफ आता है तो काम आते हैं। और बच्चा जो आपका वो होता है, गेम होता है, वो मेनली जनरल अवेयरनेस होता है। वहां पे मैं, मेरा सजेशन ये होगा, 3 मंथ की जीए, लास्ट 3 मंथ की अच्छे से करो। उसके बाद बजट कॉम्प्रिहेंसिवली करो, मतलब ये कोचिंग में जो भी मिल रहा है वो तो करो, लेकिन बजट स्पीच को भी जरूर पढ़ो। फिर गवर्नमेंट स्कीम जरूर करो, मतलब जो तुम फेज 2 में करने वाले हो फेज 1 में भी पक्का कर लो, मतलब गवर्नमेंट क्योंकि स्कीम स्पेशली। हाँ।
क्योंकि इस बार काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो जीए में गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए थे डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं एक लाइन में अगर बोलूं कि इस बार मेरे साथ क्या अच्छा हुआ तो ये हुआ कि फेज 1 और फेज 2 दोनों में गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज्यादा पूछे गए, और दो उसमें मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा था, तो उसके कारण मतलब बहुत हेल्प मिला। तो ये हुआ। फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें एब्रिविएशन तो आएगा ही, आरबीआई न्यूज, आरबीआई न्यूज और रेगुलेटरी बॉडी वगैरह क्या क्या न्यूज में, वो तो अच्छे से करना है। और फिर अब हिम्मत बच गई कि 2 मंथ का और जीए कर लो। इस बार पूछा था थोड़ा पुराना, लेकिन पहले इतना कर लेना चाहिए, फिर 2 मंथ बाद जो भी आपको करना है आप कर लो। और अगर सोर्स की बात करूँ तो मैंने बस फेस क्लाउड ही फॉलो किया था फॉर जनरल अवेयरनेस, उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के लिए तो आपने क्या सोर्स फॉलो किए थे? कोई कोर्स ज्वाइन किया था या सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की थी, या मॉक टेस्ट किए थे तो बस कौन मो से? जी हाँ, बस मोस्टली मॉक पे मैं डिपेंडेंट था। इंग्लिश के लिए तो कुछ नहीं किया था, कौन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर से, और फिर क्लाउड के साइट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे, तो वही सब मैं कर रहा था जनरली। और कोई अलग से कोई ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था फेज 1 जैसा ही पेपर आएगा, इजी सा पेपर आएगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि मेहनत कर जाओ थोड़ा, नहीं तो फेज 1 में अगर अगर नहीं होता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। हाँ, दूसरा मैं आपकी बात से भी एक एग्री हूँ कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन का इस बार बहुत बड़ा रोल था फेज 1 के अंदर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस गो थ्रू ही नहीं किए, और वो क्वेश्चंस थे, वो इजी हाँ। वाले क्वेश्चन थे, वो लास्ट में थे उनके, तो वो पहले वाले क्वेश्चंस को ट्राई करते रहे, जो कि बहुत डिफिकल्ट था। पेपर इस बार कोई डाउट नहीं है डिफिकल्ट था, स्टैंडर्ड हाई था क्वेश्चंस का रखा गया था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप कर सकते थे क्वेश्चन सिलेक्शन, जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए एटलीस्ट। जो सेक्शनल कट ऑफ है, बहुत सारे हाँ। स्टूडेंट इसमें फेल हो गए हैं सेक्शनल कट ऑफ में, ओवरऑल जी। उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं। बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट आपने किसी मतलब इंस्टीट्यूट तीन को चार फॉलो किया था, या मैंने प्रैक्टिस मॉक ही यूज किया था जनरली, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं यूज। आपने इस फेज 1 के लिए कितने टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया था? जैसे कि जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, तो हाँ हाँ। कितने टाइम पहले से इस एग्जाम के लिए, मतलब इस अ, साल के लिए वही स्टार्ट? नोटिफिकेशन के बाद ही मैंने शुरू किया था। उस समय फ्रेबी भी चल रहा था, एक्चुअली फ्रेबी का फेज 2 भी था, तो दोनों में हाथ में लेकर चला था। मेरा प्लान ये था कि मेरा जीए अच्छे से कवर होना चाहिए, क्योंकि आपको कट ऑफ फाइनली वही क्लियर करवाएगा। तो और बाकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि थोड़ा भी टफ पेपर आएगा तो भी मैं 10-15 नंबर तो लेकर आ जाऊंगा, मतलब इंडिविजुअली। इसके बाद आता है फेज 2। तो फेज 2 के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी स्पेसिफिकली? ईएसआई एफएम के लिए, इंग्लिश के लिए और डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए? इस बार नया पार्ट जैसे ऐड कर दिया गया था, डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया था। पहले तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या, और उसके साथ क्या मतलब मेजर चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो अब हम नंबर ऑफ एमसीक्यू घट गए, वो मैक्सिमम 20+10 यानी 30 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि बहुत ज्यादा एक टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ नहीं सकते। तो और उनका आरबीआई का जनरली क्वेश्चन बहुत शैलो नेचर होता है, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आपको तैयारी ऐसे करनी होगी कि सब कुछ आपने एक बार पढ़ रखा है, और इम्पोर्टेंट तो टॉपिक आपको समझ आ जाएंगे, जैसे मैनेजमेंट आपको पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि वैसे स्टैटिक क्वेश्चन आने वाले हैं। ईएसआई का जो पार्ट है उसमें आपको स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका करंट अफेयर और गवर्नमेंट स्कीम वगैरह ही इंपॉर्टेंट है। और बचा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, तो उसमें आपको आरबीआई पहले भी सब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्जाम लेती थी, तो आपको पहले क्वेश्चन देखना चाहिए कि आरबीआई कैसा क्वेश्चन पूछती है। और अगर आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस बार जो उन्होंने पूछा है वो भी प्रीवियस पैटर्न पे ही पूछा है, यानी रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पूछा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा, डिस्क्रिप्टिव में बजट के बारे में पूछा। तो इस तरह करके आपको थीम पकड़ना होगा एग्जाम का कि मतलब आरबीआई सब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछना चाहते हैं। तो ईएसआई के लिए आपने क्या क्या सोर्स स्पेसिफिकली फॉलो किए थे ईएसआई के लिए? ईएसआई के लिए तो मैंने क्रैक ग्रेड बी का स्टैटिक मटेरियल थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, मतलब ठीक ठाक पढ़ लिया था, एक बार पूरा गो थ्रू कर लिया था। और बच्चा, अब देखो ईएसआई में हमें ध्यान रखना होगा क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले जीडीपी प्रोजेक्शन पूछा जाता है, और उसके साथ उसकी रीजनिंग में पूछी जाती है, डाउनग्रेड हुआ है तो क्यों हुआ है, या अपग्रेड हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है।
फ्रेम इकोनॉमिक सर्वे भी अगर कुछ बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, पीछे रीजनिंग क्या है, ये भी पूछा था इस बार। ठीक है, तो ये हुआ जीडीपी प्रोजेक्शन वाली बात। इससे आपको 3-4 क्वेश्चन पक्का मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि आपको ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिया में आरबीआई हो गया और या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उनका ही पढ़ना है बस, ये ध्यान में रखना होगा। और उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा कि उन्होंने बोला है कि घटने वाली है जीडीपी, तो क्यों घटने वाली है, क्या कंजम्पशन कम हो रहा है या इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ये इस बार भी पूछा था। एक तो ये हुआ। दूसरा ईएसआई में एमसीक्यू में आपके पास गवर्नमेंट स्कीम भरा पड़ा रहेगा। इस बार उन्होंने पूछा पीएम किसान, वन नेशन वन रेशन कार्ड, ऑपरेशन ग्रीन, अमृत, स्वामित्व और ई गवर्नेंस के कुछ इनिशिएटिव पूछे थे। तो ये सब न्यूज में भी था और ये सब इंपॉर्टेंट स्कीम है, मतलब ये आप कोई भी कंपाइलेशन पढ़ोगे ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट स्कीम करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि ज्यादा मिनिस्ट्री नहीं पूछते वो, जो जैसे हाउसिंग पूछेंगे, सोशल जस्टिस पूछेंगे, ट्राइबल अफेयर्स पूछेंगे, इस तरह करके एग्रीकल्चर भी पूछा है इस बार। तो इस तरह करके इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आपको मार्क डाउन करना होगा। मैंने भी वही किया था और बस वही पढ़ा था, और इसमें राय ग्रेडबी ने बहुत अच्छा कंपाइलेशन दिया था और सब कुछ आई थिंक आपके कंटेंट से आया था, एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कीम को तो लेकर तो सब कुछ ही आया था। और बाकी यहाँ पे फिर आपको ईएसआई की करंट अफेयर एटलीस्ट 4 महीने के तो करने होंगे। लेकिन इस बार जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा पुराना था, आई थिंक 12 महीने से भी पुराना था, या आई थिंक 12 महीने पुराना था। ईएसआई में जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन था वो आरबीआई सर्कुलर से पूछा था। हाँ हाँ वो थोड़ा पुराना पूछ लिया था, बट वो क्या था कि वो हाँ सर्कुलर बीच में विड्रॉ कर लिया गया था, तो उसका हाँ उससे रिलेटेड करंट न्यूज में भी था। वो सर्कुलर आया था जनवरी या फेब में पिछले साल, हाँ बट उससे रिलेटेड वो करंट न्यूज में भी कुछ आया था, तो वो वहां से उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ हाँ एक्चुअली कोविड के कारण उसको विड्रॉ किया था इन्होंने, हाँ मतलब सस्पेंड किया था और फिर भी पूछा था उससे। तो हाँ। आरबीआई वेबसाइट तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो तो है। और यस, आरबीआई। स्टैटिक क्वेश्चन में होना, हाँ सर स्टैटिक में इस बार फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा था और डब्ल्यूटीओ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और तो ज्यादा मेरे को याद भी नहीं है कि स्टैटिक क्वेश्चन पूछा था ये हाई से। तो इसके लिए आपने जनरली जो एस्पायरेंट्स रहते हैं उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि आपने जैसे कि डेली पीआईबी फॉलो किया था, गवर्नमेंट स्कीम के लिए मिनिस्ट्री की साइट रेफर करनी चाहिए, या कोई न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं, तो ये मेनली क्वेश्चन रहता है ईएसआई के लिए। पीआईबी तो मैंने आपके मतलब मैंने मेरे को भी ऐसा लगता था कि शायद मेरा इसलिए नहीं हुआ तो मैं पीआईबी नहीं फॉलो करता। आरबीआई में हाइप है पीआईबी का, लेकिन आप लोग के एडवाइस के कारण ही मैंने सोचा कि ये करना कोई फायदा नहीं है, आप लोग करके देते हो कंपाइलेशन, तो मैं उस पर ही डिपेंडेंट था। और मतलब मैं अगर सजेस्ट करूंगा पीआईबी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर अच्छा कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हो तो पीआईबी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़पेपर का भी आई थिंक कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे ख्याल से when it comes to MCQ। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको आंसर राइटिंग वो बिल्ड करना है वो क्वालिटी, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और या तो अच्छी बुक पढ़ो, अच्छी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ो, जैसे विवेक सिंह वगैरह की बुक है वो सब भी पढ़ सकते हो आप। और एक और क्या पूछा एक क्वेश्चन, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। स्कीम, हाँ वो वेबसाइट तो क्यों फॉलो करना, बिल्कुल नहीं, इतना अपने आप को मतलब ओवरलोड नहीं देना है। मतलब बिल्कुल ही जो कंपाइलेशन मेरे ख्याल से क्रैक ग्रेड बी की जो कंपाइलेशन है मिनिस्ट्री वाइज उन्होंने अलग कर दिया, उसको कवर करना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर मिनिस्ट्री अलग हो गई और लिमिटेड नंबर ऑफ मिनिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो 2-3 दिन में आप गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से कवर कर सकते हो। बस बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि पूछते क्या है, उसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। इसके बाद आता है हमारा मेनली फिनेंस पार्ट, मैनेजमेंट पार्ट। उसके लिए आपने क्या सोर्सेज फॉलो किए थे? दोनों का डिस्क्रिप्टिव एक साथ ही मैं कवर कर लूंगा, ठीक है अभी। हाँ, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव हम मिस कर गए हैं, हाँ वो हाँ ईएसआई और हाँ। तो और हाँ ईएसआई में टारगेट मेरे ख्याल से होना चाहिए एमसीक्यू पार्ट में 33 +-2, मतलब इट्स अ वेरी गुड स्कोर मेरे ख्याल से, जैसा इस बार पेपर आया था। और अब बात करते हैं एफएम की, तो एफएम में तो पहले हाई टारगेट होना चाहिए एमसीक्यू पार्ट में, मतलब 40 तो होना ही चाहिए, 40 +-2। और इस बार पेपर काफी इजी था मेरे ख्याल से। तो अब इसमें देखो स्टैटिक पूछेंगे मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट में बहुत ही शैलो क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार भी पूछा था, बहुत ही शैलो क्वेश्चन पूछा था, तो ज्यादा डिटेल में घुसने का जरूरत है ही नहीं। मैनेजमेंट बस पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ऑप्शन, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है अगर आपका डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो ट्राई करो डेफिनेशन को क्लियर करने का।
और फाइनेंस से क्या पूछा था, फाइनेंस, हाँ, और इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट भी स्टैंडर्ड सोर्स अगर फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक इनफ है, मोर देन इनफ है। मैंने क्रैक ग्रेड भी फॉलो किया था और उससे ज्यादा तो फिर और कुछ नहीं था। और मैं एक दो क्वेश्चन मतलब बम्पर पूछा था, जैसे इस बार ई अक्षरायन करके वो एक ऐप वगैरह बनाया था, वो पूछा था, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं, वो 4 नंबर तुम छोड़ कर भी आ सकते हो, फिर भी 45 लेकर आओ। तो आई थिंक फाइनेंस मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एमसीक्यू पार्ट में, अगर एक एक सोर्स फॉलो करो और बस अच्छे से डेफिनेशन वगैरह क्लियर। मैनेजमेंट के लिए जनरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है एस्पिरेंट्स का कि वो कोई बुक रेफर करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल ही कोई बुक रेफर नहीं किया, दोनों अटेम्प्ट में कभी नहीं मैंने रेफर किया। अरे जो भी कोचिंग मटेरियल तुम फॉलो कर रहे हो वो इनफ कंपाइलेशन इनफ है, बस प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देख लो, और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है तो फिर गलत कंक्लूजन निकाल लो। बहुत ही शैलो स्टडी करनी है मैनेजमेंट की, तो बिल्कुल ही शैलो स्टडी करनी है। फाइनेंस में तो फिर भी थोड़ा बहुत वो पूछ लेते हैं, जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के बारे में पूछा, उसमें कितना रेशियो होता है प्राइवेट का और पब्लिक सेक्टर का, तो इस टाइप की थोड़ी डिटेल में पूछा था, जो कि आई थिंक बहुत डिटेल क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब इट्स वेरी, मतलब पूछा जा सकता था ये क्वेश्चन, सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी। एक और क्वेश्चन आता है जनरली आरबीआई की वेबसाइट हाँ, आपको पढ़नी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए रेगुलरली फाइनेंस के लिए स्पेसिफिकली। फाइनेंस के लिए यार मेरे ख्याल से अगर कोई एक कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हो न्यूज की तो आई थिंक मोर देन इनफ है। कोई भी करंट ये करंट कोचिंग मटेरियल कोई भी फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक मोर देन इनफ है। आरबीआई वेबसाइट मैंने नहीं फॉलो किया था, बहुत मुश्किल है फॉलो करना, क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ भी रिलीज करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में रिलीज करते हैं, उसको डिकोड करना और वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। और वो हर नोटिफिकेशन में प्रीवियस नोटिफिकेशन को रेफर करोगे, तो वहां एक नोटिफिकेशन पढ़ने जाओगे तो तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा पूरा समझने में। इससे अच्छा कोचिंग मटेरियल फॉलो करो, ज्यादा बेटर। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, दोनों ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव हाँ, और एफएम का डिस्क्रिप्टिव आपने कैसे मैनेज किया था, प्रैक्टिस क्या सोर्स रहे थे आपके। सबसे पहले तो मैंने ट्रेंड देखा जो पिछले 5 साल में उन्होंने पूछा था कि कैसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। उससे मेरा कंक्लूजन ये निकला कि बेसिकली वो एक टॉपिक पूछेंगे, उससे उसमें डीप नहीं जाएंगे वो। एक बड़ा जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन पूछा था, बस सिंपल सा क्वेश्चन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है और कैसे वो कुछ हेल्प करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन था जो कि मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था। तो मेरा कंक्लूजन यही था कि कोई भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में उसका डिफिनेशन मेरे को अच्छे से लिखने आना चाहिए, और 5 पॉइंट मेरे को वहां पे याद आने चाहिए। जैसे मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख रहा हूँ तो 5 पॉइंट मेरे को याद आने चाहिए जो मैं अपने पेपर पे नोट डाउन करूंगा, और उसके अराउंड मैं आंसर लिखूंगा। और मैंने मार्क भी कर लिया था क्या क्या वो पूछेंगे, जैसे कुछ कुछ पार्ट ऐड हुआ था सिलेबस में नया, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऐड हुआ और फिनटेक ऐड हुआ था, तो इंडियन एग्रीकल्चर भी ऐड हुआ था। तो मेरे को लगा ये सबसे ज्यादा एमसीक्यू नहीं पूछ सकते, ये सब सब्जेक्टिव के लिए ही उन्होंने ऐड किया है। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक्चुअली भिड़ भी गया, क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा था उन्होंने। तो इसी तरह करके, और तो पहले फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें फाइनेंस का सब्जेक्टिव प्रिपेयर करना मेरे ख्याल से काफी इजी है। अगर तुम बस टॉपिक वाइज जा रहे हो, जैसे मोटिवेशन पढ़ा तो मोटिवेशन का क्या डेफिनेशन है और मोटिवेशन कितने टाइप की थ्योरी होती है, और हर में 2-3 थ्योरी का 2-2 लाइन पता होना चाहिए, 2-2 3-3 लाइन पता होना चाहिए, इस तरह करके ये आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। और फाइनेंस में देखो पिछले बार में 5 साल के क्वेश्चन देखोगे तो रेगुलेटरी बॉडी का फंक्शन वगैरह पूछते थे, इस बार भी पूछा था, आरबीआई सेबी नाबार्ड और इस टाइप की चीजें पूछी थी। बेसल लॉ पूछा था इस बार, हाँ। सबसे दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, बजट, बजट से दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 20 नंबर का। तो हाँ, तो अगर मैं जॉट डाउन करूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे थीम वगैरह इस बार इकोनॉमिक सर्वे में थी, रेगुलेटरी फॉर बियरेंस करके बहुत सारी थीम्स थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन क्रैक ग्रेड बी का जो 10 पेज का आई थिंक कंपाइलेशन था, उससे 15 नंबर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखो ये चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो चाहे ये आरबीआई का दो, अगर सब्जेक्टिव है तो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आएगा ही आएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के टॉपिक को आपको मार्क डाउन करना होगा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में अभी भी बहुत कुछ है बचा हुआ पूछने के लिए, और उसको उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से लिंक करके पूछा था।
तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह करके मैंने ओवरऑल टॉपिक अपने सेग्रीगेट किए, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे को आराम से लिखने आएगा, और ये मैं थोड़ा मतलब इसमें प्रिपरेशन करना थोड़ा ज्यादा वो है इश्यू है। जैसे मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वगैरह पे ज्यादा प्रिपरेशन करके नहीं गया था, और मेरे को पता लगा पूछेंगे तो और भी ऑप्शन होंगे मेरे पास, और इस बार पूछा भी था उन्होंने। छह तो में से चार मेरा यही था। ऑप्शन भी थे, 6 में से 4 हाँ ऑप्शन थे, आपको हाँ 6 में से 4 6 में से क्वेश्चन 4। करने थे, तो आपके पास ऑप्शन। हाँ, और वैसे तो अभी तो मार्क्स अभी आए नहीं है, तो मैं ज्यादा ये नहीं कह सकता कैसे पेपर लिखना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा टारगेट था कि 2000 वर्ड हमें टोटल लिखना था, 4 क्वेश्चन मिलाकर 2000, मेरा टारगेट है 1800 क्रॉस करने का, और मैं अराउंड 1800 वर्ड लिख कर आया टोटल दोनों पेपर में। और इस पे यहाँ पे दिक्कत ये होगी, तुम्हें पिक करना होगा, या तो तुम्हें एक्यूरेसी यानी ग्रामर और स्पेलिंग पे देखना होगा, या फिर तुम्हें वर्ड लिमिट पे जाना होगा। मेरा मेरा कोशिश ये था, इंग्लिश पेपर में मैं ग्रामर वगैरह देखूंगा, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में यानी ईएसआई और एफएम में मैं बस कोशिश मेरी ये रहेगी, मैं वर्ड लिमिट तक जितना क्लोज जा सकूं उतना ज्यादा उतना अच्छा होगा। यही था सर, ओवरऑल मेरी स्ट्रेटजी इतनी। आपने कोई प्रैक्टिस की थी जो ईएसआई और एफएम के डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए? सर जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने पढ़ा वो टॉपिक, उसके बाद मैं ये क्या करता था, मैं डेफिनेशन लिखता था और अपने मन से याद करके जो भी मेरे को याद है, और 5 पॉइंट छोटा छोटा लिख लेता था, ये इतना मेरे को याद आ रहा है, बस यही प्रैक्टिस की थी। और ऐसे यहाँ पे थोड़ा यूपीएससी बैकग्राउंड ने मेरे को हेल्प किया कि मेरे को पता है आंसर कैसे लिखना है, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे ख्याल से, प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक बेटर ही होगा। लेकिन मैंने कोई मॉक वगैरह नहीं दिया ये। ओके, तो और कोई सजेशन डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए जो फ्यूचर एस्पायरेंट हैं उनके लिए, ईएसआई और एफएम के लिए? मतलब एक एडवाइस यही दूंगा कि अगर तुम नंबर वर्ड लिमिट के क्लोज जाना चाह रहे हो, तो डोंट थिंक अबाउट स्ट्रक्चरिंग द आंसर, या फिर यहाँ पे कोई डाटा पॉइंट मेरे को डालना है, जस्ट बेसिक प्रिपरेशन रखो एक टॉपिक को लेकर, और 5 पॉइंट पे 5 पॉइंट मेरे को याद आ गए, उसके अराउंड मैं आंसर लिख कर आऊंगा। और बजट वगैरह तो एकदम ढंग से बहुत ही अच्छे से करके जाओ, फेज 1 में भी काम आएगा, फेज 2 में भी काम आएगा। और धीरे धीरे और एडवाइस जैसे मार्क्स पता चलेंगे हम लोग को, तो और भी एडवाइस हम लोग दे पाएंगे कि कहाँ कैसे मार्किंग हुई है, थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, तो मतलब एडवाइस ढूंढते रहना, लोगों से पूछते रहना कि क्या काम किया, नंबर आने के बाद 15 दिन में नंबर आएंगे। तो अभी तो मेरा एडवाइस यही होगा कि वर्ड लिमिट क्रॉस करो, वर्ड लिमिट के पास जाओ, और बजट वगैरह अच्छे से। क्योंकि एफएम में स्पेसिफिकली करंट टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे बजट हाइलाइट्स पे एक क्वेश्चन था हाँ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंस कमीशन पे था मतलब हाँ डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो में। हाँ वो ईएसआई में था, हाँ बेसल नॉर्म हाँ, पूछा था इसमें, बेसल नॉर्म, बेसल बेसल नॉर्म नॉर्म्स इसमें पूछा पूछा गया था। था, जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स से जो मतलब लग रहा था कि ये पूछे जा सकते हैं, जो वही टॉपिक हाँ पूछे गए मतलब थे। हाँ अच्छा बात बोला सर, जैसा क्वेश्चन ही देख लो, इस बार 6 क्वेश्चन पूछे थे फाइनेंस मैनेजमेंट में, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 15 नंबर का क्वेश्चन हम्म। था, रेगुलेटरी बॉडी के फंक्शन पे 15 नंबर का क्वेश्चन था, बेसल नॉर्म पे 15 नंबर का क्वेश्चन। इसमें 3 में 2 करना बहुत मुश्किल तो नहीं था मेरे ख्याल से, हाँ, कोई भी अगर आपकी स्टूडेंट है थोड़ी जो सी आरबीआई भी। का हाँ प्रिपेयर कर रहा हाँ है तो वो बेसल नॉर्म्स पढ़ेगा। बेसल नॉर्म इम्पोर्टेंट है हाँ फेज 1 के लिए भी एज वेल एज फेज 2। हाँ फिक्स तो जी। वन और ऑब्जेक्टिव बचा पार्ट में 10 भी हाँ क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल बिल्कुल। और 10 मार्क में उन्होंने पूछा था बजट के 5 प्रोविजन बताओ, 10 नंबर में लीडरशिप का डिफरेंस पूछा था, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। और एक रीइंफोर्समेंट का क्वेश्चन था जो कि सिलेबस में ऐड भी हुआ था अलग से। तो ये 3 क्वेश्चन थे, इसमें भी 2 क्वेश्चन करना मतलब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं था। तो इसलिए ओवरऑल फाइनेंस, हाँ ओवरऑल फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर काफी इजी था, और डुएबल, और हर साल का ट्रेंड फॉलो किया फाइनेंस मैनेजमेंट, इवन आफ्टर डिस्क्रिप्टिव होने के बाद भी पेपर इजी था। तो आई थिंक ये अभी भी स्कोरिंग है यही, और इस पर फोकस करना आई थिंक वर्थ इट होगा ज्यादा। और अगर सर इसी नोट में हम लोग इस पे भी बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव, ये है डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे क्वेश्चन पूछा था एक, और उस पे क्या चेंज होगा। एक क्वेश्चन पूछा था 15 फाइनेंस कमीशन पे, और एक पूछा था पॉवर्टी मेजरमेंट पे, जो कि थोड़ा मेरे ख्याल से लगा टफ क्वेश्चन था। इसमें भी 2 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल नहीं था। और फिर एक 10 मार्कर में उन्होंने पूछा था बजट, और बजट की स्ट्रेटेजी, वो डिसइन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी पूछी थी, स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। ये भी बजट पढ़ के जाओगे 10 नंबर मतलब आराम से लिखकर आओगे। क्लाइमेट चेंज में इंडिया का कमिटमेंट क्या है, ये तो कोई भी मतलब पढ़ोगे ये पता ही होना चाहिए, इंडिया एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये पता होना चाहिए। और एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे भी पूछा था, जो कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि पिछले 4-5 सालों हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड तो हर कोई समय है ना ये बात,
तो और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब कुछ इसके अराउंड ही घूमता है। तो आई थिंक ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं ये बोलूंगा हाँ वर्ड लिमिट काफी है, और लिखना मतलब प्रैक्टिस कर लेना, एक बार कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं इतना टाइप कर लूंगा, ये जरूरी है। मैं ये करके गया था कि मेरी स्पीड कितनी है, मैं 1800 अराउंड कंफर्टेबल था, तो वो मैं वहां जाकर करके आया। तो जो फेज 2 का जो प्रिपरेशन था स्पेसिफिकली ESI FM या इंग्लिश, तो ये आपने फेज 1 से पहले ही कर लिया था या मतलब कुछ पोर्शन, या कुछ आपने बाद में भी आ, प्रिपेयर किया है, या आप फेज 1 से पहले कर चुके थे? जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि पहले ही कर लेना चाहिए या हमें फेज 1 के बाद भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था, तो मेरे पास, मेरे को ऐसा लगा 21 डेज जो मिलेंगे मेरे को उसमें राइटिंग प्रैक्टिस मेरी हो जाएगी, लेकिन फेज 1 के पहले मेरा पूरा सिलेबस कवर हो चुका था, बस राइटिंग प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी। तो फेज 2 के बाद मेरा फोकस वही था, करंट अफेयर करो और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। तो एक बार सिलेबस पहले कवर कर लेना चाहिए, अगर 2 महीने 3 महीने पहले अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो सिलेबस हो जाएगा आराम से, ज्यादा इशू नहीं। उसके बाद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जो कि एक अहम रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। हाँ बिल्कुल सर, इसमें तो मतलब मेरे पास बहुत ही कुछ बोलने को है। पिछली बार मेरा 4.5 नंबर से छूटा था, और मेरे इंग्लिश में बस 59 नंबर थे, तो वो आज भी खलता है मेरे को। तो क्या गलती हुई थी मेरे से, मैंने अपना ऑर्डर फिक्स नहीं किया था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैं जो क्वेश्चन पहले आया मैं वही किया, उसके बाद प्रेशर किया, उसके बाद जाकर कॉम्प्रिहेंशन किया। इस बार मैंने सोचा कि पेपर कैसे करना है, मतलब किस ऑर्डर में करना है, तो मैं बिल्कुल ही श्योर था कि पहले कॉम्प्रिहेंशन करना है, फिर प्रेशर करना है, और फिर मेरे को ऐसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उसमें, क्योंकि ऐसे लिखने में आप मेरे ख्याल से आप ज्यादा टाइम लगा दोगे अगर शुरू करोगे तो, क्योंकि आपको लगेगा सब कुछ परफेक्ट लिखना है। तो 40 मिनट, एक्चुअली 25 मिनट काफी होता है लिखने के लिए, 250-300 वर्ड। तो इंग्लिश में मैं यही बोलूंगा, इतना प्रैक्टिस करो कि तुम्हें अपना ऑर्डर समझ आ जाए कि तुम्हें पहले करना क्या है। और कॉम्प्रिहेंशन इस बार का थोड़ा टफ पूछा था, तो लोगों कैंडिडेट वगैरह से बात भी हुई मेरी, तो थोड़ा टफ था। तो मतलब थोड़ा अगर आप टाइम दे रहे हो तो रिवार्डिंग है ज्यादा, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा था, वो कॉम्प्रिहेंशन को। तो कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक ज्यादा स्कोरिंग है, भले 30 नंबर ही आते हैं, लेकिन 30 में ज्यादा नंबर तुम्हें मिलेंगे अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया। इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए जैसे एसए के लिए क्या आपने सोर्स फॉलो किया था? न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स, जनरली स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कंटिन्यूस पढ़ने चाहिए एग्जाम तक, या कोई और वेबसाइट या सोर्स आपने फॉलो किया था? कोई प्रैक्टिस की थी आपने टाइपिंग के लिए? अच्छा, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू की था तो मेरा राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छा नहीं था, तो उसका थोड़ा इंप्रूव हुआ है। उसका एक ही रीजन था, मैं न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ता था, एक न्यूज़पेपर पढ़ता था दिन भर, हिंदू, वो पढ़ता था, उसके मतलब वो एडिटोरियल पढ़ता था। तो अब चूंकि वो थोड़ा डेवलप हो गया है, तो अब मैं वो काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा सबको सजेशन ये देता हूँ कि अगर तुम्हें ओपिनियन बिल्ड करना है तो कोई एक न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो। तो अभी तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता, न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ अभी, मतलब इस एग्जाम के लिए मैंने नहीं पढ़ा था। और कुछ राइटिंग प्रैक्टिस तो मैंने नहीं की थी, लेकिन मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड जरूर कर ली थी कि टाइपिंग स्पीड मेरी कितनी है, कि मैं इतने वर्ड लिख पा रहा हूँ कि नहीं इतने टाइम वगैरह में। तो ये किया था। ओके, इसके अलावा कोई स्पेशल सोर्स? नहीं नहीं, और तो है, क्योंकि ऐसे प्रिपरेशन में आपका जब डिस्क्रिप्टिव हो गया है पेपर ईएसआई और एफएम, तो आपका प्रिपरेशन बेसिकली ऐसे का हो ही रहा है। तो और इंग्लिश में मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आपको 10-15 वर्ड सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, फिर भी 5 मिनट लास्ट में जरूर बचाना रिवीजन करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में नंबर तुम्हें ग्रामर और स्पेलिंग तो पक्का ही कटेंगे अगर तुम्हारा खराब है। तो वहां पे 5 मिनट लास्ट में जरूर बचाओ और अच्छे से एक बार सब कुछ पढ़ लो कि क्या लिखा है, कहाँ गलती हुई है। आई थिंक इंग्लिश पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाया था, दूसरे में मैंने किया है, और मैं अच्छे नंबर उम्मीद कर रहा हूँ इंग्लिश में अच्छे नंबर। इसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू पार्ट। तो इंटरव्यू में जैसे मार्क्स इस बार इंक्रीज कर दिए गए थे और लास्ट टाइम भी आपको कम मार्क्स मिले थे, तो स्पेसिफिकली इस बार आपने क्या एडिशनल चीजों पे ध्यान दिया ताकि वो जो आपने लास्ट टाइम कुछ गलतियां की हो वो ना हो इंटरव्यू में? और आपके एक्सपीरियंस आप बताइए जो फ्यूचर पेरेंट्स के लिए, कि उन्हें भी किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि इस बार
मार्क्स भी 75 कर दिए गए थे, 50 से सीधा 75। तो इंटरव्यू मार्क्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एवन आपने चाहे फेज 2 कट ऑफ पे क्लियर किया है, बट आप इंटरव्यू से पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट बिल्कुल टाइम हुआ बिल्कुल। था और इस बार भी हुआ होगा। हम्म। हाँ तो इंटरव्यू में देखो 90% ऑफ द इंटरव्यू का एक ही वो पैटर्न होता है, पहले प्रोफाइल से शुरू करेंगे तुम्हारा, फिर वो अराउंड 30% होगा, उसके बाद जो रेस्ट 55% है वो तुम्हारा होगा आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे या फाइनेंस इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और लास्ट में 15 मिनट तुम्हारे हॉबी वगैरह के क्वेश्चन पूछेंगे, यही पैटर्न होता है। तो प्रोफाइल पे पिछले बार मैंने थोड़ा फंबल कर गया था, मैं अपने प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन पे ही, कि मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने एक तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन जैसे ओएनजीसी वगैरह को मैंने थोड़ा गलत मतलब गलत शब्द यूज कर दिए कि सर वहाँ की लाइफ मेरे को नहीं पसंद है। तो अपने आप को कभी डिफेंसिव होकर नहीं दिखाना और किसी को बुरा भी नहीं दिखाना, ये एडवाइस मैं जरूर दूंगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो भी चॉइस हुआ लाइफ में, 4 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, जॉब से रिजाइन किया, उसके पास तुम्हारे उसको अटैकिंग वे में मतलब टैकल करो कि हाँ मैंने किया, मतलब मेरे पास सफिशिएंट रीजन थे और अभी भी मैं वो रीजन आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। 4 साल मेरा खुद 4 साल 5 साल का गैप है, तो मैंने उसको भले मेरे से पूछा नहीं इस बार, लेकिन मैं रेडी था कि मैं क्या बोलूंगा वहां पे। तो तुम्हारा प्रोफाइल बिल्कुल रेडी होना चाहिए, तुमसे कुछ भी पूछे तुम्हारे, और वो बहुत ही बेसिक सवाल ही पूछेंगे, बस आपको विदाउट एनी गिल्ट या विदाउट एनी रिमोर्स आपको वो वहां पे एक्सप्लेन करना होगा कि आपकी ऐसे लाइफ चॉइस क्यों रही है, बस मैं यही बोलूंगा। और फिर आरबी, हाँ यहाँ पे जब जो मेन पार्ट है 50 to 55% ऑफ द पार्ट, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से मार्क्स आपके वही डिटरमाइन करता है, वो आरबीआई रिलेटेड इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें मैंने क्या क्या पढ़ना चाहिए और मैं क्या पढ़ कर गया था, इस बार मेरा ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। पिछले बार अराउंड मैंने 75% क्वेश्चन आंसर किए होंगे, इस बार 100% मैंने आंसर किए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो आरबीआई की वेबसाइट पे तुमको उनके फंक्शन एंड वर्किंग की पीडीएफ मिलेगी, उसको एनुअल रिपोर्ट के साथ पढ़ो, दोनों मिलाकर, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट भी चैप्टर वाइज ही आता है, डिपार्टमेंट वाइज ही आता है। ये आरबीआई करेंशन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट का अलग वो होगा, एक चैप्टर होगा, उस तरह करके पढ़ो। और फिर रिसेंट स्पीच जो होता है आरबीआई की वेबसाइट पे 3-4 पढ़ लो। और उसमें मैं ये भी बोलूंगा कि जैसे एक अगर ये अभी स्पीच वाली पेज खोलोगे तो वहां पे तुम्हें ओपन बैंकिंग दिखेगा, ऊपर में कोई स्पीच है ओपन बैंकिंग, उससे भी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो एक बार थीम वगैरह देख लो, ये स्पीच जो भी है भले पढ़ो नहीं, लेकिन थीम पता होना चाहिए कि ओपन बैंकिंग अगर लिखा है ये कुछ अलग है टर्म है, तो ये क्या होता है। ठीक है, और उसके अलावा आरबीआई नोटिफिकेशन को मतलब न्यूज के थ्रू आई थिंक फॉलो करते रहो। और यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू भी फॉलो कर रहे हो तो सफिशिएंट है। मतलब लोग जनरली बोलते हैं इंटरव्यू में काम आएगा, लेकिन वो डिजाइन नहीं होता है बिजनेस न्यूज़पेपर तुमको तुम्हें सिखाने के लिए, वो थोड़ा जार्गन वगैरह यूज करेंगे जो कि आई थिंक जरूरी नहीं है। और न्यूज वगैरह तो तुम्हें जैसे इस साल करंट अकाउंट नोटिफिकेशन आया था आरबीआई का, वो बहुत पूछा गया है, ई रूपी आया था वो बहुत पूछा गया है, तो ये सब तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। पिछले बार आई थिंक क्वेश्चन में इंटरव्यू मेरा हुआ था तो मनी ऐप आया था, वो भी बहुत पूछा था उन्होंने। और हाँ, अगर आपका यूपीएससी बैकग्राउंड है तो आपको इम्पोर्टेंट इशू जैसे फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, तालिबान का जो चीन और ये चल रहा है इशू चल रहा है, या फिर चाइना रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, वो खासकर जो चेयरमैन है वो तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं चाइना रिलेटेड, तो खासकर यूपीएससी वालों से पूछते हैं। और ओपिनियन होना चाहिए, जैसे मेरे से पूछा कि इन्फ्लेशन हाई है, जो पेट्रोलियम प्राइस हाई है, तुम पेट्रोलियम इंजीनियर हो तो तुम्हारा क्या व्यू है। यहाँ पे आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, मतलब बैलेंस ही होना चाहिए, एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं होना चाहिए, लेकिन होना जरूर चाहिए कि कम होना चाहिए कि ज्यादा पेट्रोल ये प्राइस को कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए, क्यों ज्यादा करना चाहिए, अभी अगर स्टेटस को मेंटेन करना है तो क्यों मेंटेन करना चाहिए, एवरीथिंग यू शुड हैव अ ओपिनियन। और एक क्वेश्चन और वो पूछते हैं स्टेट इशू वगैरह पे, जैसे बिहार में बिहार का हूँ तो मेरे से पूछा नहीं, लेकिन कुछ बिहार वाले लोगों से पूछा था कि जैसे जो भी फार्म लॉ में चेंज हुए वो बिहार में 2005 से चल रहा है, ठीक है ना, तो वो फार्म लॉ का क्या इम्पैक्ट हुआ हटाने से बिहार में 15 साल से, क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आप छोटे सिटी से आते हो तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या सीन है, कौन सा बैंक है वगैरह वगैरह, ये सब मतलब पूछेंगे वो। और लास्ट में हॉबी से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, जैसे मैंने मूवी लिखा था, मूवी रिव्यू वगैरह के बारे में लिखा था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि लास्ट 15-20 साल की लैंडमार्क बॉलीवुड मूवी बताओ, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए मैं। और आई थिंक मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि हॉबी वगैरह भर देते हैं कि हाँ ये सब हॉबी, अरे ऐसा मत करना, 1-2 क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन
अगर नहीं बता पाए तो बहुत ही खराब इम्पैक्ट जाएगा। एक दो हॉबी के लिखो जो तुम अच्छे से डिफेंड कर पाओ। और वॉचिंग क्रिकेट वगैरह भी हॉबी है, वो पूछते हैं वहां पे क्रिकेट वगैरह पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है लोगों को। तो आई थिंक यही है इंटरव्यू के बारे में कि आपका प्रोफाइल रेडी होगा अच्छा तो आपका इंटरव्यू का टोन बहुत अच्छा सेट होगा, तो उसके बाद वो फिर आगे आप कैरी कर सकते हो इंटरव्यू को बहुत अच्छे से। तो यही है मेरा सजेशन। एक सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं जिनका गैप ईयर रहता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो सबसे ज्यादा डरते हैं कि उनको रिजेक्ट किया जाता है इंटरव्यू में। तो आपने जैसे गैप ईयर है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो आप ये उन एस्पिरेंट्स को एक मैसेज देना चाहेंगे, तो क्या मैसेज देंगे कि ये कितना मैटर करता है गैप ईयर प्लस में विदाउट एक्सपीरियंस? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा डर रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि हमारा 4 साल का गैप है, हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये मैं यही कहूंगा कि एक मिथ ही है स्टूडेंट्स के बीच में। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हमारे साथ मिस्टर प्रतीक कुमार हैं जो गैप ईयर प्लस में विदाउट एक्सपीरियंस हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं मतलब जो लोग सेलेक्ट हुए, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन मैं 8-9 लोगों से भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ जो कि मतलब मेरे जैसा ही प्रोफाइल होता है। एक तो आई थिंक एक तो 7 ईयर गैप का भी है, तो मतलब ऐसा ये मिथ है बिल्कुल कि तुम्हारे पास गैप है तो तुम्हें अलग तरीके से मतलब जज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मेरा एक एडवाइस होगा कि गैप वगैरह उससे पूछे तो ऑलवेज बी ऑन फ्रंट फुट, बैक फुट पे नहीं जाना है कि मम्मी पापा ने दिलवा दिया था, ये बोला यूपीएससी देने को एंड ऑल दैट, कुछ नहीं इस टाइप की चीजें नहीं। अरे रीजन था ना, अगर यूपीएससी दे रहे थे तो कोई रीजन होगा ना कि यूपीएससी की तरफ अट्रैक्ट हुए, कोई रीजन बनाओ, कोई रीजन सोचो अपने आप में क्या रीजन था कि मैं यूपीएससी में क्या तुमको मिलता है, ये बनने के बाद क्या मिलेगा। तो इस तरह करके ये डिफेंड तुम्हें करना होगा, लेकिन फ्रंट फुट पे डिफेंड करना होगा, बैक फुट पे नहीं। बैक फुट पे जाओगे तो तुम्हें और पुश करेंगे पीछे। तो मेरा यही एडवाइस है कि जस्ट बी कंफर्टेबल विथ योर ओन चॉइस, ठीक है। अगर तुम नहीं अगर कंफर्टेबल हो तो वो क्यों कंफर्टेबल होंगे बेसिकली। यस। तो ओवरऑल एक मैसेज जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे कि उन्हें प्रिपरेशन करते वक्त कुछ स्पेशल जो पॉइंट्स हैं आप बताना चाहेंगे कि उन पे ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें उन्हें फोकस करना चाहिए, तो एक मैसेज। मैं तो यही बोलूंगा कि देखो हर किसी की जर्नी ना यूनिक होगी, मतलब कोई पहले अटेम्प्ट में निकाल लेगा, कोई कॉलेज पास आउट करने के साथ निकाल लेगा, कुछ लोग को 5 साल भी लगेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि अपने आप को अच्छे से जज करो कि तुम कौन सा एग्जाम मतलब तुम्हें लगता है ये डुएबल है, और मल्टीट्यूड ऑफ एग्जाम में मत फंस जाना कभी। अगर मेरे जैसा अगर वो था यूपीएससी के बाद आ रहे हो तो ये नहीं कि ये एग्जाम भी देना वो एग्जाम भी देना है। मैंने लाइफ में 3 ही एग्जाम दिया, यूपीएससी, सेबी और आरबीआई, और अगर जरूरत पड़ता तो नाबार्ड देता। तो मेरा ये था कि मतलब ये 3 एग्जाम डुएबल है मेरे से और मैं उसी में लगा रहा, तो फुल डेडिकेशन के साथ। और एग्जाम को समझो, मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरी यही गलती हुई कि मैं एफएम को बहुत लाइट ले गया, तो 72 नंबर ही आए थे मेरे एफएम में। तो एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है, हॉस्टल नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखना होगा। तो कोई भी एग्जाम में घुस रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करो कि क्या पढ़ना है, क्या पूछते हैं वो। और बाकी तो बाकी सबकी जर्नी यूनिक होगी, तो धीरे धीरे सब फिगर आउट कर लेंगे। और ये फीलिंग बहुत अच्छा है, फाइनली जब हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा एवरीथिंग वाज वर्थ इट। सो थैंक यू प्रतीक। वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा कि, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी के जो भी डाउट थे वो दूर हो जाएंगे। वो आपके फ्यूचर जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर फिर जरूरत पड़ती है तो हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे, अगर स्टूडेंट्स के कुछ डाउट रहते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रतीक।